गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कि इस जो विधायिका है, व्यवस्थापिका है या पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, अनेक शासन व्यवस्थाओं में इस विधायिका का नाम अलग अलग बताया गया है। जिस प्रकार से भारत के अंदर हम इस विधायिका को या व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, ब्रिटेन के अंदर इसको पार्लियामेंट कहते हैं। अमेरिकी जो सिस्टम है, अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम में इस विधायिका का नाम कांग्रेस है। जापान के अंदर इसी विधायिका का नाम या व्यवस्थापिका का नाम डाइट है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायिका या व्यवस्थापिका या यूँ कहें कि लेजिस्लेचर जो होती है उसको अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस लेजिस्लेचर का नाम सब व्यवस्थाओं में अलग अलग है। भारत के अंदर इसको हम संसद कहते हैं। इस संसद के बारे में आज हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो संसद का अध्ययन करने से पहले हमें देखना होगा कि जो संसद है वो कहाँ से आई है, या जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कौन सी शासन व्यवस्था होती है। तो संसदों की जननी जो है उसको यूके को कहा जाता है, ब्रिटेन को संसदों की जननी कहा जाता है, और संविधानों का जनक अमेरिका को कहा जाता है। क्योंकि यूके के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का शासन एडॉप्ट किया गया है। अब तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये फॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था को समझने के लिए हमें देखना होगा भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो ली गई है वो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। संसदीय शासन व्यवस्था भारत के अंदर जो आई है वो ब्रिटेन से आई है, या हमने ब्रिटेन से इसको एडॉप्ट किया गया। तो संसदीय शासन व्यवस्था का मोटा मोटा अर्थ यह होता है कि इसके अंदर जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं। इस बात को हमें समझना है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक ही होती है, या यूं कहें कि कार्यपालिका में से ही व्यवस्थापिका बनती है, या व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका निकलकर सामने आती है, या यूं कह सकते हैं हम कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जो होती है उसको हम कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। इस संसदीय शासन व्यवस्था का दूसरा जो पहचान करने का जो कारण है, कारक है, वो होती है उत्तरदायित्व की भावना। इसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। ये दो बातें हमारे शासन व्यवस्था में हमें देखने को भी मिलती हैं। इस प्रकार से हम जो संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर संघीय विधायिका है, अर्थात संघीय संसद जो है उसको हमने पिछले वीडियो से शुरुआत की थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको राज्यसभा के बारे में अध्ययन करवा दिया था। अब इस वीडियो में हमें देखते हैं कि किस प्रकार से द्वितीय सदन जो राज्यसभा है और दूसरा जो सदन इसका बच गया है वो लोकसभा, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसद जो भारत की संसद है वो नई दिल्ली में है। और अब आपको ये पूछा जाए कि संसद होती क्या है। संसद एक हमारे देश की एक ऐसी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा सर्वोच्च संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। और एक कानून का निर्माण संविधान के अनुसार कानून निर्माण करने वाली अंतिम या सर्वोच्च संस्था जो होती है उसको हमने नाम दिया है संसद। क्योंकि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। जिस प्रकार से सेंटर के अंदर संसद होती है उसी प्रकार से स्टेट्स में, राज्यों के अंदर एक विधानमंडल होता है, और इस विधानमंडल के भी मुख्य रूप से दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार से संसद के लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसी प्रकार से भारत के अंदर स्टेट्स के लिए विधानमंडल का प्रयोजन किया गया है। जिस प्रकार से सेंटर में संसद है
उसी प्रकार से राज्यों के अंदर ये विधानमंडल होता है, जिसके भी मुख्यतः 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम विधानसभा कहते हैं और दूसरा होता है विधान परिषद। लेकिन सभी राज्यों के अंदर विधान परिषदें नहीं हैं। लगभग 7 राज्यों के अंदर आज की तारीख में विधान परिषदें मौजूद हैं। हम आगे बात करते हैं कि भारत के संविधान के अंदर इस संसद का क्या प्रोविज़न किया गया है, अर्थात हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में संसद का जो संवैधानिक प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 79 के तहत, अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद का प्रावधान किया गया है और उसमें ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 79 के तहत जो संसद होगी उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित रूप को हम संसद कहेंगे। अर्थात राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न भाग होता है। अर्थात संसद का उल्लेख भारत के अनुच्छेद 79 में किया गया है और इस 79 के अंदर कहा गया है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर के संसद बनेगी। अब आपके एग्जाम में सवाल यह आता है कि भारत के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में क्या क्या सम्मिलित है सॉरी, उसका आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद 79 के अनुसार पूर्ण रूप स्वीकार करती है या इसका पूर्ण रूप बनता है। लेकिन आपसे पूछे कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग हैं 2, राज्यसभा और लोकसभा। ये संसद के हाउसेज होते हैं, सदन होते हैं। इस प्रकार से कितने सदन हैं संसद में, तो 2 सदन होगा, एक लोअर सदन और एक अपर सदन या प्रथम सदन या द्वितीय सदन, या यूं कह सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा। ये हमारे संसद के प्रमुख 2 सदन होते हैं। तो संसद क्या हुई? संसद एक देश के लिए कानून बनाने वाली वह सर्वोच्च सत्ता या संस्था होती है जो उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण करती है। तो ये अनुच्छेद 79 आपके यहाँ क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 79 के अंदर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद बनती है और संसद का राष्ट्रपति जो होता है वो एक अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग क्यों होता है? मान लो यह आपकी पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के 2 हाउस हो गए, एक लोकसभा हो गया और दूसरा राज्यसभा हो गया। कोई भी विधेयक हो, धन विधेयक को छोड़ करके बाकी कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। केवल जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि राज्यसभा का हमने जिक्र किया था, उसके अंदर राज्यसभा के अंदर धन विधेयक को पहले पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा केवल और केवल उसको 14 डेज डिले कर सकती है। इसके अलावा राज्यसभा उसमें संशोधन वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि संसद का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग होता है। क्यों? इसका आंसर यह होगा, मान लो कोई एक्स विधेयक है, कोई भी विधेयक है जिसको हम बिल बोलते हैं, ये बिल यहाँ पेश किया जाता है, यानी यहाँ उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, यहाँ उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से अगर वो बिल पास हो जाता है, पास होने के बाद में वो द्वितीय सदन या जो बच गया सदन, यहाँ बचा हमारा राज्यसभा, तो इस राज्यसभा के अंदर उस बिल को पेश किया जाएगा और यहाँ भी वो प्रक्रिया उसकी संपन्न करवाने के बाद में, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि कोई बिल लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद में वो बिल राज्यसभा में आएगा और यहाँ से भी पास होकर के वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो बिल एक्ट का रूप धारण नहीं करता है। अर्थात पहले ये विधेयक होते हैं और बाद में ये कानून का या अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कब परिवर्तित होते हैं? जब राष्ट्रपति उन पे सिग्नेचर कर देते हैं। राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे संसद के पार्ट या अंग या अभिन्न अंग, तो कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 79 के तहत
संसद के एक अभिन्न अंग हैं, क्योंकि इनके बगैर साइन के कोई भी बिल, एक्ट या अधिनियम नहीं बन सकता। तो आपसे कोई पूछे कि भारत के जो राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 79 के तहत उनको संसद का अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बिल जब दोनों सदन से पास होने के बाद में राष्ट्रपति जी के पास साइन होने के लिए जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में ही कोई बिल, एक्ट या अधिनियम बन पाता है। इसलिए हम राष्ट्रपति को भारतीय संसद का अभिन्न अंग कहते हैं। इसके आगे देखते हैं, जो संसद है उस संसद के दो सदन होते हैं। भारतीय संसद जो है, इनके मुख्य रूप से दो सदन होंगे। उन सदनों की बात हम कर देते हैं, राज्यसभा और दूसरा है आपके राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। अब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसद का उल्लेख 79 में है और राज्यसभा का जो उल्लेख होगा वो आपके 80 में है, अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है। आप याद रखें, 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। चूँकि हमने राज्यसभा का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है, फिर भी मैं आपको मोटी मोटी बातें इसके बारे में बता देता हूँ। जो राज्यसभा होती है उसको हम उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन या द्वितीय सदन, उच्च सदन या द्वितीय सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है। अब इसके अंदर सबसे जो बेसिक बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको निम्न सदन कहते हैं या प्रथम सदन कहते हैं लोकसभा को, इसका भी आगे हम जिक्र करेंगे। पहले हमें देख लेते हैं कि राज्यसभा, जिसका भारतीय संविधान के 80 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, 80वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख हुआ है, इसको हम अन्य नाम है उच्च सदन या द्वितीय सदन, राज्यसभा के अन्य नाम। अब ये बेसिकली जो राज्यसभा है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है? राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा जो है वो द्वितीय सदन कहलाता है या उच्च सदन कहलाता है। ये अब हमारे सवाल ये है कि राज्यसभा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि अमेरिका के अंदर आज की तारीख में 50 वहाँ स्टेट्स हैं और हर राज्य से, जैसे हमारे यहाँ संसद है, अमेरिका के अंदर कांग्रेस है, वहाँ भी उसके दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। सीनेट इक्विवेलेंट टू राज्यसभा। सीनेट जो है वो भारत की राज्यसभा के समान है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि सीनेट जो है वो वहाँ की राज्यसभा है, या हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वो अमेरिका में सीनेट कहलाती। अब सीनेट के अंदर इस 50 राज्यों से, सभी राज्यों से दो दो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अर्थात वहाँ की सीनेट के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? 100 मेंबर हैं। और हर राज्य से हर राज्य से कितने होते हैं? 2। लेकिन भारत के अंदर ये स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ जो ये राज्यसभा है, द्वितीय सदन या उच्च सदन जिसको हम कह रहे हैं, इसके अंदर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन तो होता है, लेकिन हर राज्य से कितनी सदस्य संख्या होगी ये फिक्स नहीं है। अर्थात वहाँ जिस प्रकार से 2 होते हैं, हमारे यहाँ हर राज्य की सदस्य संख्या राज्यसभा में अलग अलग होती है, और अलग अलग होने का आधार है वहाँ की जनसंख्या। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर सदस्यों की जो संख्या होगी वो हर राज्य की उसकी जनसंख्या के अनुसार होगी। 1971 की जो जनसंख्या होगी उसके आधार पर उस राज्य से राज्यसभा के सदस्य संख्या फिक्स की जाती है। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूपी से 31 है, राजस्थान से 10 हैं। तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं,
कहीं 31 है, कहीं 1 है, कहीं है ही नहीं, कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 15 है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका जो आधार है वो जनसंख्या का आधार है, और वो जनसंख्या भी 1971 वाली जनसंख्या के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। अमेरिका के अंदर हर राज्य से 2-2 जो सीनेटर होते हैं चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में भारत के अंदर जनसंख्या के आधार पर 1971 का जो जनसंख्या सेंसस था, जनगणना 1971 के अनुसार हर राज्य से जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए पहले जब मैंने आपको अनुसूचियाँ पढ़ाई थी, आज की तारीख में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 थी, बाद में 4 ऐड करके 12 कर दी गई। 12 अनुसूचियाँ हैं। इन अनुसूचियों में से 4th जो शेड्यूल है, चौथी जो अनुसूची है, उसके अंदर राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया। 4th अनुसूची के अंदर राज्यों का राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, इसका उल्लेख अनुसूची 4th में किया गया है। टोटल अनुसूचियां हैं 12, पहले 8 थी और बाद में 4 जोड़ के आज की तारीख में टोटल अनुसूचियां हो गई 12।